नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे एमसीक्यू की सीरीज़ की। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम उन क्वेश्चंस की। वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं आजकल के एक नए ट्रेंड की। आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पे भी डाला है कि भैया हम अस्पतालों के लिए कब लड़े थे, हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़े थे। तो भैया पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि हम ना मंदिर के लिए लड़े थे ना मस्जिद के लिए लड़े थे। ठीक है, हम लड़े थे कि आतंकवाद के खिलाफ, हम लड़े थे निर्भया जैसा भयावह अपराध दोबारा ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके, व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए हमने अपना वोट दिया था, अपना मत दिया था। और उस पर आप ये कह दें कि भैया हम मंदिर या मस्जिद के लिए लड़े थे, तो ये बात गलत है। ठीक, बात करते हैं दूसरी बात की कि किसी को भी ये पता नहीं था कि कोरोना ऑन द वे ही है, बस आने वाला ही है। वो एक डायलॉग है ना कि भैया देखो वो आ गया। और तीसरी बात, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है कि कुछ भी हो जाए आपने सरकार को जिम्मेदार बता दिया। नहीं, मानता हूं कि सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं जिसे वो बखूबी निभा रही है। ठीक, जिसे वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही है। तो कृपया उन्हें उनकी जिम्मेदारी निभाने दें। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाकर उनका सहयोग करें, ना कि इस प्रकार के संदेश फैलाकर उनकी समस्याओं को और बढ़ावा दें। ठीक, चौथी बात, चौराहों पर खड़ी पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो अपने लिए नहीं खड़े भैया, वो हमारे लिए खड़े हैं। ठीक, क्योंकि कोरोना ये नहीं जानता कि आपके चाचा विधायक हैं। ठीक, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें और बढ़ें। चलिए तो बात करते हैं प्रश्नों की। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक की खोज किसने की? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके चारों ऑप्शन को पढूं। तो ठीक है, आप लोग कृपया पहले ऑप्शंस को पढ़ें और अपने यहाँ उसको लगाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ली डी फॉरेस्ट। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, ये पहला व्यवहारिक उपकरण है। इसकी खोज 1906 में ली डी फॉरेस्ट द्वारा की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है जॉन एम्बुश फ्लेमिंग। प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है इन सभी ने, इन तीनों लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। जॉन बेरीडीन, वाल्टर ब्रेटेन, विलियम शॉकले। यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसमें कम से कम 3 सिरे होते हैं। इसके विकास के पहले संकेतों के प्रवर्धन के लिए निर्वात नालिका ट्रायोड का उपयोग किया जाता था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कूपर बॉन्ड है क्या है भैया कूपर बॉन्ड? ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध है कूपर बॉन्ड। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। अतिचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है केमरलिंग ओन्स। जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है 1970। इसकी स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनिक विभाग का पहला सचिव कौन बना? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है MGK मेनन साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। EHTP की स्थापना कब हुई? तो भैया इसका आंसर रहा ये 1 मार्च
93। बात करते हैं 90 प्रश्न की। DOE-ACC का नोडल विभाग कौन सा है? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिषद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माइजनर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? क्या यह अतिचालकता से संबंधित है, क्या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, या दोनों से संबंधित है, या किसी नहीं से संबंधित है? तो भैया इसके आंसर की बात करते हैं, ये संबंधित है अतिचालकता से। इस प्रभाव की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री वॉल्थर माइजनर तथा रॉबर्ट ऑक्सेनफील्ड ने सन 1933 में की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन हुआ। तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। वो पूछ रहा है आपसे कि प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो भैया इसका गठन हुआ था 1973 अक्टूबर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासन दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? क्या 1956 में, क्या 58 में, 59 में, या फिर 60 में? तो भैया इसका आंसर है 1959। विश्व में टेलीविजन की शुरुआत का श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक JL बायर्ड को। सन 1923 में बायर्ड ने प्रायोगिक तौर पर टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की थी और भारत में 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया? जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, या फिर रशिया? तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है भैया रूस, जो कि भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त शायद है, जो कि पहले बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन आजकल वो चाइना से नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक, तो बात करते हैं इसके आंसर की। रशिया। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को शुरू किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है, कहाँ है भैया ये? क्या मुंबई में है, क्या बेंगलुरु में है, त्रिचूर में है, या फिर दिल्ली में है? तो भैया इसका आंसर है बेंगलुरु में है। ठीक, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक, व 2011 में इसका नाम बदलकर DESE रखा गया। पहले इसका नाम था CEDT। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। MP वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है भैया ग्वालियर और जबलपुर। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा एक साथ 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की मंजूरी मिल गई है। ठीक, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम संबंधित है STQC, या फिर DOEACC, या फिर ESA-FTH, या फिर CDAC? तो भैया इसका आंसर है STQC। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की विधि को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग, मिक्सिंग, डोपिंग, या कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है डोपिंग। बाह्य अर्धचालक अशुद्धि के रूप में निज अर्धचालकों में वे पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3 होती है। बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। BCS सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है अतिचालकता से। विद्युत प्रवाहित किए जाने पर पदार्थ विद्युत धारा के प्रति कुछ प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतिरोध के आधार पर उन्हें कुचालक, अर्धचालक व सुचालक में बांटा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, कौन सा है भैया? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है मल्लपुरम, और जो कि केरल राज्य में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना क्षेत्र विस्तार के लिए हम उपयोग करेंगे,
किस चीज़ का उपयोग करेंगे भैया? क्या रिपीटर का करेंगे, क्या राउटर का करेंगे, गेटवे का करेंगे या फिर स्विच का करेंगे? तो भैया इसका आंसर है रिपीटर। यह दूरसंचार में एक पुनरावर्तक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संकेत प्राप्त करता है और पीछे ले जाता है ताकि लंबी दूरी को कवर इसमें किया जा सके। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। यदि किसी के डोमेन नेम में आखिर में edu.us है तो यह है क्या है? ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है यूएसए में एक शैक्षणिक संस्था। edu का मतलब एजुकेशन और .us का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया इसका आंसर है FC कोहली। TCS के फाउंडिंग CEO फकीर चंद कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम है फकीर चंद कोहली। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या असत्य है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। ऑप्टिकल फाइबर में कुल 4 परतें होती हैं, क्रमशः कोर, क्लैडिंग, जैकेट और फायर कहते हैं। ये है गलत, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में 2 परतें होती हैं। ठीक, कोर, क्लैडिंग और जैकेट जो है उसकी आउटर स्पेस को कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड सेवा कब शुरू की गई? ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो ये शुरू की गई भैया भारत में 2005 में। यह देश के प्रमुख धन हस्तांतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है सीडेक। डॉक्टर विजय भाटकर 1987 में सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसके तहत देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है विजय पांडुरंग भाटकर। डॉक्टर विजय भाटकर को नालंदा विश्वविद्यालय का तीसरा कुलपति भी बनाया जा चुका है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा शुरू कब की गई? तो ये की गई भैया 1881 में। ठीक, और 28 जनवरी 1882 को भारत के टेलीफोन इतिहास का रेड लेटर डे भी कहा जाता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भैया रेड लेटर डे किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है 28 जनवरी 1882 के दिन को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो भैया इसका आंसर है फरवरी 1997 में। भारत में दूरसंचार नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। कौन? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। ISDN का पूर्ण रूप है? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज़, वीडियो, डाटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालीन डिजिटल संचार के मानकों का एक सेट है। कौन? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुपम है? तो भैया अनुपम क्या है? ठीक, ये रहे उसके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है एक सुपर कंप्यूटर। यह बार्क द्वारा मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, मतलब सुपर कंप्यूटर्स की एक श्रृंखला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से एड्रेस
प्रतिदिन नहीं बदलते? आईपी एड्रेस, स्थैतिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस या फिर कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है स्टैटिक आईपी एड्रेस। यह एड्रेस चेंज नहीं होते हैं और आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंप्यूटर की शब्दावली में सीएडी का पूर्ण रूप है? तो ये रहे भैया आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका उपयोग करके किसी डिज़ाइन को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य इससे किए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोबोट के हाथों को सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है एंड इफेक्टर। इन्हें हिंदी में अंत परिवर्तक भी कहा जाता है। रोबोट को कोई भी कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे ही मानवों को कोई भी काम करने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से रोबोट को भी कार्य करने के लिए हाथों की आवश्यकता, एंड इफेक्टर की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 34वें प्रश्न की। मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को कहते हैं? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ह्यूमनाइड रोबोट। ये आमतौर पर मानव व्यवहार की नकल करते हैं और इनकी रूपरेखा मानवों से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है फ्लाइंग रोबोट। ये बनाया गया था रॉबर्ट सी माइकलसन द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। बात करते हैं 36वें प्रश्न की। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ स्थित है? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है बंगलुरु। ठीक, CAIR यह एक लेबोरेटरी है DRDO की। यह कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है दक्ष। यह विद्युत चालित और दूर से नियंत्रित रोबोट है। इसका इस्तेमाल खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने व उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो कहीं दूर बॉम्ब रखा है, अब अपन ने रोबोट को भेज दिया, वो चाहे उसमें उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जान माल की हानि तो नहीं होगी ना वहाँ पर, इसीलिए इसको बनाया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। अप्रैल 2017 में पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण किया गया। इसे भारत के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों हेतु विकसित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आता है? मतलब जो ड्रोन रोबोट है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ह्यूमनाइड रोबोट। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जोसेफ एंजल बर्गर। बर्गर ये खाने वाला नहीं भैया, इनका नाम है जोसेफ एंजल बर्गर। ये अमेरिकी इंजीनियर व बिजनेसमैन थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे माना जाता है? तो ये रहे भैया चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। 1955 में सबसे पहले AI शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था, इसलिए जॉन मैकार्थी साहब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। बात करते हैं 42वें प्रश्न की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया गया जिसका नाम था, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो ये रहे भैया चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है व्योम मित्र। व्योम मित्र का अर्थ होता है, व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ होता है दोस्त, मतलब अंतरिक्ष मित्र।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो ये रहे भैया 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, इसका आंसर है पर्ल। बात करते हैं अब कि और जो भाषाएं हैं वो एआई में भी यूज होती हैं, जैसे आपकी C++ है, जावा है, एवं आर भी एक भाषा है जो एआई के लिए प्रयोग की जाती है। बात करते हैं 44वें प्रश्न की, नवंबर 2016 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। इस रोबोट को चेन्नई के कुंबाकोनम शहर स्थित बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भैया इसका आंसर है नई दिल्ली। यह 11-12 अप्रैल को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसे RAISE रेज 2020 नामक बृहद आयोजन भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सोफिया रोबोट को किस देश ने बनाया है? क्या जापान ने, हांगकांग ने, सऊदी अरब ने या फिर अमेरिका ने? तो भैया इसका आंसर है हांगकांग ने। रोबोट सोफिया को डेविड हेडसन द्वारा बनाया गया है, जो पहले डिज्नी के लिए भी काम कर चुके हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। बात करते हैं 48वें प्रश्न की, सीरी किस कंपनी का एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? क्या अमेजोन का, क्या माइक्रोसॉफ्ट का, क्या एप्पल का, क्या सैमसंग का? तो भैया इसका आंसर है एप्पल का। यह एक आभासी सहायक है जो आपकी आवाज़ सुनकर वो काम कर सकता है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मोबाइल में देखकर बोलते हैं, हे सीरी प्ले दिस सॉन्ग, तो वो सीरी वो गाना बजा देता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिक्सबी किस कंपनी का एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ये सीरी ही टाइप का है। ठीक। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। तो भैया इसका आंसर है सैमसंग। सीरी बनाया था एप्पल ने और बिक्सबी बनाया है सैमसंग ने। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित एक आभासी सहायक है। इसे 20 मार्च 2017 को बनाया गया था। बात करते हैं 50वें प्रश्न की, शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर के सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है या उसको बिगाड़ता है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया हैकर। बात करते हैं 51वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर ऑनलाइन चैटिंग? तो भैया इसका आंसर है ऑनलाइन चैटिंग, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, सब लोग करते हैं ऑनलाइन चैटिंग, तो उसको साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर है। ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर है क्या है भैया? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो भैया ऑप्शंस देखें और अपने आप हल करने की इसको कोशिश करें, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो भैया इसका मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। इसका आंसर है स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक वायरस फैलाता है को कहा जाता है। तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो भैया इसका आंसर है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम्स में
पूछ लिए जाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए या स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए। बात करते हैं इसकी, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं दक्षता पूर्वक उपयोग हेतु बनाया गया है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायरस का फुल फॉर्म है, तो भैया वायरस का फुल फॉर्म जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है डाटा कंप्रेशन। ठीक, जो कि इंटरनेट सुरक्षा नहीं प्रदान करता, डाटा कंप्रेशन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की स्थापना कब हुई? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन, 77, 76, 75 या फिर 70। तो इसका आंसर है 1976। 1976 से यह अनवरत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निकनेट NICNET निकनेट को कब लॉन्च किया गया? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 1987। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च निकनेट एक क्रांतिकारी कदम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 2006। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। बात करते हैं 61वें प्रश्न की। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 2005। भारत सरकार ने इस स्कीम यानी स्वान को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को मान्यता मार्च 2005 में दी पूरे भारत में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आरोग्य सेतु ऐप में जानकारी कितनी भाषाओं में दी जाती है? तो भैया ये रहे आपके ऑप्शंस। बात करते हैं इनके आंसर की। इसका आंसर है 11 भाषाओं में। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है हमारी सुविधा के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कर्नाटक। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक के 6.5 मिलियन किसानों हेतु 20 मिलियन ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकृत वितरण के लिए एक स्वस्थायी ई गवर्नेंस परियोजना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शगुन पोर्टल संबंधित है? तो भैया शगुन पोर्टल किससे संबंधित है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। इस पोर्टल पर सारी स्कूली शिक्षा की जानकारी एक ही जगह दी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिशा ऐप संबंधित है? तो भैया दिशा ऐप किससे संबंधित है? ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है महिला सुरक्षा से। दिशा ऐप आंध्र प्रदेश के टेक्निकल सर्विस डिवीजन द्वारा बनाई गई है। यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोविन ऐप संबंधित है? हो सकता है ये प्रश्न आ जाए क्योंकि भैया कोविड हर जगह फैला हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे बात करी। तो भैया कोविड जो है हर जगह फैला हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया कोविन ऐप संबंधित है क्या कोविड वैक्सीन से, कोविड योद्धाओं से, परिवहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये संबंधित है कोविड वैक्सीन से। कोविड ऐप का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को ट्रैक करने में एजेंसियों की मदद करना है और साथ में लोग इस ऐप पर वैक्सीन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो भैया जल्दी आप लोग जाएं, आवेदन करें और अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा करें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाले अधिकारी पर कितने अर्थदंड अधिरोपित करने का प्रावधान है? तो भैया इसका आंसर है 40,000 रुपए। इसमें 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। IETF का पूरा नाम क्या है?
तो भैया इसका आंसर है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जिसमें नेट प्रशासक, डिजाइनर, विक्रेता, शोधकर्ता आदि सभी शामिल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 15 अगस्त 1995। इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा, मतलब बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए थे। नवंबर 1998 में निजी ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र को खोला गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति कब लागू की गई? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 2014। केंद्र सरकार ने 2014 में आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मसौदा नीति जारी की। फिर अप्रैल 2015 में कुछ संशोधनों के साथ इसे जारी किया गया। बात करते हैं 72वें प्रश्न की। भारत में आईओटी नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो भैया इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यह वह टेक्नोलॉजी है जिससे कई डिवाइस व टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ सकते हैं। भारत की पहली आईओटी नीति इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को 2016 में मंजूरी दी गई। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत नेट परियोजना वित्त पोषित है? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है यूएसओएफ द्वारा। ठीक, भारत नेट की फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ द्वारा किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवा में सुधार किया जा सके। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाइक मैसेजिंग ऐप के संस्थापक कौन है? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है केविन भारती मित्तल। हाइक को 12 दिसंबर 2012 में लॉन्च किया गया। यह यूनिक डेट थी और यह तारीख दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, तो आप लोग भी ध्यान कर लीजिएगा। 12 दिसंबर 2012 मतलब 12/12/12। बात करते हैं 75वें प्रश्न की। HTML का आविष्कार किसने किया? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली। अभी HTML का 5वां संस्करण चल रहा है जो कि आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका आविष्कार 1990 में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, भैया कौन हैं? तो ये रहे चार ऑप्शन। ये रहा आंसर टिम बर्नर्स ली। www का आविष्कार 12 मार्च 1989 को ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर जो है वो है भैया यह सभी, ये सभी जो हैं वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। URL का विस्तृत रूप है, मतलब URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक, तो भैया URL का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का एक सबसेट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो भैया गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ऑरकुट सर्च इंजन है, जो कि साइंस डायरेक्ट है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। साइंस डायरेक्ट यह एक वेबसाइट है जो ब्रिटिश प्रकाशक एल्सेवियर के वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रकाशनों के बड़े ग्रंथ सूची डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ERP क्या है? तो भैया ERP क्या है? तो इसका आंसर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यह सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी व्यवसाय हो उसे मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ डील करना पड़ता है। बात करते हैं 81वें प्रश्न की। EDI क्या है? तो भैया ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है
इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज। ईडीआई व्यापार रूपों की अनुमति का एक सेट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सीआरएम क्या है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो एक व्यवसाय के साथ ग्राहक के अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस प्रकार के प्रचार जो एड्स हैं वो किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं? तो भैया ये रहे उसके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है पॉप अप एड। पॉप अप विज्ञापन इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं और ऑनलाइन विज्ञापन का एक तरीका भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एम कॉमर्स क्या है? तो भैया इसका सिंपल आंसर है एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। इसमें उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बैठने और वाणिज्यिक लेन देन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने मोबाइल से ही सारा काम कर सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों में कौन संबंधित है? तो भैया इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आप जो है वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका मोबाइल वॉलेट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो, इन सभी चीज़ों से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट्स इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती हैं? क्या क्लाइंट सॉफ्टवेयर, क्या एपीआई, कुकी या फिर ब्राउज़र? तो भैया इसका आंसर है कुकीज़। यह एक प्रकार का जाल स्तर द्वारा स्मृति होती है जो वेबसाइट को आपके बारे में जानकारी देती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, पास्कल, बेसिक या फिर ये सभी? तो भैया इसका आंसर है ये सभी। ये वे भाषाएं होती हैं जिनके निर्देश अंग्रेजी में लिखे जाएं, इन्हें अन्य विशेष प्रोग्राम के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जा सके। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। बिंग एक खोजी यंत्र है। पहले यह लाइव सर्च नाम से मौजूद था, जिसे मॉडिफाई करके बिंग नाम दिया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है, जो कि सबसे आसान प्रश्न है, होम पेज। ठीक, आप सबसे पहले कोई भी वेबसाइट खोलें, आप पहले होम पेज पर पहुंचेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? क्या चैट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं या फिर वीडियो चैट कहते हैं? तो भैया इसका आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डक डक गो है भैया क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है या फिर न्यूज़ वेबसाइट है? तो भैया ये एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउज़र, और गूगल की टक्कर का कोई ब्राउज़र है। ठीक, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है आयकर विभाग। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1024 MB बराबर होता है? तो भैया ये होता है 1 GB के बराबर, 1 गीगाबाइट के बराबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो इसका आंसर है क्रोम। क्रोम गूगल का वेब ब्राउज़र है। हाल ही में क्रोम का बीटा 2 वर्जन भी जारी किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, यह हमेशा वेब एड्रेस के सामने ही लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो भैया न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है आपकी KB, किलो बाइट। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक बाइट कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं?
क्या 8, 16, 32 या फिर 64? तो भैया इसका आंसर है 8। बात करते हैं अगले प्रश्न की। SMPS का विस्तारण है। तो भैया इसका आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को पावर पहुंचाने का काम करता है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू या फिर ये सभी? तो भैया इसका आंसर है ये सभी। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यह समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।